प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मनीषा सक्सेना, सहायक अध्यापिका जीव विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज इंदिरा नगर लखनऊ। बच्चों आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान में अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसके जो प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं जो आज हम पढ़ेंगे वो है लैंगिक जनन का महत्व क्या है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, पुष्प की संरचना, पुष्प के विभिन्न भागों को हम जानेंगे, परागण, निषेचन तथा अंकुरण की विधियां जानेंगे। फिर मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, फिर अंड कोशिका का निषेचन किस प्रकार होता है, ऋतुस्राव और अंत में हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य से हम क्या समझते हैं। बच्चों इसके पहले वाले भाग में आपने अलैंगिक जनन के विषय में पढ़ा था और अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के बारे में भी पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि अलैंगिक जनन केवल एकल जीव के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति से होता है और अलैंगिक जनन के लिए नर और मादा युग्मकों की हमें आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त उसमें समसूत्री विभाजन होता है और जो है वो निम्न वर्ग के एक कोशिकीय जंतुओं या फिर सरल बहुकोशिकीय जंतुओं में होता है। आज हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा दोनों ही जननांग भाग लेते हैं। तो इस तरीके से लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का निर्माण होता है। दो एकल जीव मिलकर नया जीव बनाते हैं। दूसरा है बच्चों, लैंगिक जनन विधि द्वारा विभिन्नताओं के नए संयोजन प्राप्त होते हैं। विभिन्नताएं हमें मिलती हैं लैंगिक जनन के द्वारा, जिससे कि नई जातियों का विकास होता है और ये जैव विकास का आधार है। तीसरा है बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन होने से संतति में गुण सूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है, अर्थात डीएनए और गुण सूत्रों की संख्या निश्चित हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन होने से जो हमारे प्रत्येक जाति में जो गुणसूत्रों की संख्या जो कि एक निश्चित संख्या होती है वो वही बनी रहती है। अर्धसूत्री विभाजन का इसमें यही महत्व है। अगला है, नर व मादा युग्मकों के संयोजन से बने युग्मनज को वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए ऊर्जा के भंडार प्राप्त होते हैं। ये ऊर्जा के भंडार बच्चों अधिकतर मादा युग्मक से प्राप्त होते हैं जो भ्रूण को पोषित करता रहता है। तो इस तरीके से लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। इस तरीके से लैंगिक क्रिया होती है। बच्चों हम जानेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पहले हम पौधों का लेंगे और उसके बाद हम मानव का लेंगे। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। बच्चों पुष्प केवल हमें आकर्षित ही नहीं करते बल्कि वो पौधे के जनन अंग होते हैं। किस तरह जनन अंग होते हैं बच्चों? पुष्प देखिए, पुष्प से फल बनता है, फल से बीज बनता है और बीज से नया पौधा निकलता है। तो इस तरीके से पुष्प जो है वो नए पौधे का निर्माण करते हैं, या हम कह सकते हैं कि पुष्प जो है पौधे का जनन अंग होता है। इसको समझने के लिए आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि पुष्प की संरचना क्या है। पुष्प की संरचना में बच्चों ये 4 चीजें होती हैं। पहले हम उनका नाम जान लेते हैं। बाह्य दल, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुंकेसर और चौथा है स्त्री केसर। आइए देखते हैं कि पुष्प में इन सारे चीजों की जो स्थिति है वो क्या है, कहाँ है। सबसे पहले देखिए नीचे ये जो हरे रंग का होता है पत्तियां, इसको हम बाह्य दल कहते हैं। ऊपर जो कलर्ड या रंगीन पंखुड़ियां होती हैं इनको हम दल या दलपुंज कहते हैं। बीच में देखिए ये जो है हिस्सा ये कहलाता है अंडाशय। ये बीच वाला वर्तिका और ऊपर वाला वर्तिका, और इन तीनों को मिला के हम कहते हैं स्त्री केसर, जो कि पुष्प का मादा जनन अंग होता है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि ये स्त्री केसर के चारों तरफ बहुत सारी ये तंतु हैं, इनको हम कहते हैं पुंकेसर। इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। इस तरीके से 4 प्रमुख भाग होते हैं पुष्प की संरचना में। पहला, अगर हम नीचे से ऊपर जाएं,
पहला बायदल है, दूसरा दलपुंज है, तीसरा पुंकेसर है और चौथा जो है आपका स्त्री केसर। अगर हम एक जायांग और या एक पुमांग की संरचना का अध्ययन करें तो आप देखिएगा ये एक पुंकेसर है, इसके ऊपर का हिस्सा ये कहलाता है पराग कोश जिसमें पराग कण होते हैं, और नीचे का ये जो तंतु काला हिस्सा है ये कहलाता है पुतंतु। अगर हम स्त्री केसर का एक चित्र बना के देखें इसके सारे भागों को, तो ये जो ऊपर का बायलोब्ड स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, मध्य वाला हिस्सा वर्तिका कहलाता है, और नीचे वाला जो सूजा हुआ हिस्सा या उभार लिए हिस्सा है इसको हम कहते हैं अंडाशय। तो ये हो गया स्त्री केसर। ये पुंकेसर और स्त्री केसर ही पुष्प के जनन अंग हैं जो कि जनन क्रिया में भाग लेते हैं। अब इसके आधार पे कि स्त्री केसर या पुंकेसर एक ही पुष्प में है कि अलग अलग पुष्प में है, हम पुष्प को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प बच्चों क्या होता है, जिसमें कोई एक जननांग उपस्थित हो, यानी कि या तो स्त्री केसर उपस्थित हो या पुंकेसर स्थित हो, और इसका उदाहरण है पपीता और तरबूज। दूसरा है उभयलिंगी पुष्प, इसमें दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, यानी कि स्त्री केसर भी उपस्थित होता है और पुंकेसर भी उपस्थित होता है। इसके उदाहरण है गुड़हल और सरसों। तो बच्चों आपको ये पुष्प की संरचना समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि पुष्प में बीज निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। बच्चों पौधों में बीज निर्माण के लिए दो चरण होते हैं। पहला है आपका परागण और दूसरा होता है निषेचन। आइए हम लोग एक एक करके दोनों के विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। परागण क्रिया है बच्चों पुंकेसर से पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक पुंकेसर है और इससे जब पराग कण निकलते हैं और ये स्त्री केसर के यहाँ वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं परागण की क्रिया। ये आपका पुंकेसर है जो नर भाग है, ये आपका स्त्री केसर है जो स्त्री भाग है, मादा भाग है। तो पुंकेसर के परागकोश से जो पराग कण है, ये छोटे छोटे पराग कण निकलते हैं, जब ये स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे आके चिपक जाते हैं तब इसको हम कहते हैं परागण की क्रिया हो रही है। परागण जो है ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण मतलब एक ही पौधे में, अगर परागण की क्रिया एक ही पौधे में, एक पुष्प में या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में होती है तब हम इसको स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है सदाबहार और गुल मेहंदी। दूसरा है बच्चों परपरागण। परपरागण में हम दूसरे पौधे में परागण की क्रिया होती है, मतलब एक पौधे के एक पुष्प से दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प पर जो है परागण की क्रिया होती है, और इसके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होगी, चाहे वो वायु हो या जल हो या कीट हो या जानवर हो। तो इस तरीके से परपरागण की क्रिया माध्यम के द्वारा होती है। जैसे सूरजमुखी में कीट द्वारा होती है और इसको हम कहते हैं कीट परागण। मक्का और गेहूं में वायु द्वारा होती है और इसको हम कहते हैं वायु परागण। तथा चिड़ियों द्वारा किसमें होती है, आम व बबूल में। तो इस तरीके से पर परागण के लिए हमें कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है जिसके द्वारा पर परागण की क्रिया होती है। इसके बाद जो बीज निर्माण का दूसरा चरण है वो है निषेचन। निषेचन बच्चों नर व मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप बीजांड में युग्मनज बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी कि नर और मादा युग्मक जब संयुक्त होते हैं, जब उनका संलयन होता है तब युग्मनज का निर्माण होता है और इस क्रिया को हम कहते हैं निषेचन।
पुष्पीय पौधों में द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की क्रिया होती है। अब ये द्विनिषेचन और त्रिक संलयन क्या है बच्चों, इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। बच्चों देखिए ये स्त्री केसर का चित्र है। इसमें ये ऊपर पराग कण है और पराग कण अंकुरित होकर लंबी सी पराग नलिका बनाते हैं जो रसायनानु परिवर्तन के फलस्वरूप बीजांड में प्रवेश कर जाती है। इस पराग नलिका में नर युग्मक होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं और ये जो अंदर का हिस्सा आप देख रहे हैं बीजांड, ये 8 सेल स्ट्रक्चर है, इसमें 8 कोशिकाएं होती हैं। यहाँ नीचे जो है ये मादा युग्मक है और ये जो है इसको हम कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। अब ये जो 2 नर युग्मक हैं, पहला नर युग्मक जो है ये अंड कोशिका के साथ निषेचन करता है और क्या बनाता है बच्चों, युग्मनज। और दूसरा नर युग्मक जो है वो ये ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन करता है और बनाता है भ्रूण पोष, जो कि भ्रूण को भोजन देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि 2 बार निषेचन की क्रिया हुई है। एक बार एक नर युग्मक, पहला जो नर युग्मक है वो अंड कोशिका के साथ संलयन करके युग्मनज का निर्माण कर रहा है और दूसरा नर युग्मक जो है वो ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन करके भ्रूण पोष का निर्माण कर रहा है। अब ये जो नर युग्मक है, ये जो दूसरा वाला जिसमें भ्रूण पोष का निर्माण हो रहा है, ये N है, ध्रुवीय केंद्रक 2 है तो 2N और N प्लस मिलके 3N हो जाएंगे। तो इसलिए इसको हम कहेंगे त्रिक संलयन। इस तरह से पुष्पीय पौधों में द्विनिषेचन मतलब 2 बार निषेचन की क्रिया हो रही है और त्रिक संलयन मतलब कि यहाँ पे जो भ्रूण पोष का निर्माण हो रहा है उसमें 3 केंद्रकों का संलयन हो रहा है। तो इस तरीके से पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया होती है जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हिस्सा लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं। पराग कण पराग नलिका बना के बीजांड में प्रवेश करते हैं और अंड कोशिका के साथ संलयन करते हैं, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया से युग्मनज बनता है, युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है जो बाद में बीज बन जाता है। बच्चों इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जब ये जो पूरी प्रक्रिया हो जाती है, अंडाशय जो है ये फल में बदल जाता है और ये जो बीजांड वाला हिस्सा है ये बीज में बदल जाता है और बाकी जो इसके हिस्से हैं ऊपर के वो सब मुरझा के झड़ के गिर जाते हैं। तो आशा है आपको बच्चों ये पौधों में परागण और निषेचन कैसे होता है, लैंगिक जनन किस प्रकार हुआ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अंकुरण, जो निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप पौधों में बीज का निर्माण हुआ, ये बीज जो है अंकुरित होकर नया पौधा बनाएगा। तो अंकुरण क्या है बच्चों, युग्मनज विभाजित हो भ्रूण में विकसित हो जाता है जो अंत में बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीज के नवोद्भिद मतलब नया पौधा में विकसित होने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। ये देखिए एक बीज है, इसके 2 हिस्से हैं, ये बीज पत्र कहलाते हैं जिसमें भोजन संग्रह होता है और इसमें देखिए नवोद्भिद छोटा सा पौधा इसके अंदर है। ऊपर वाला प्रांकुर है जो कि तने में परिवर्तित हो जाता है, नीचे वाला मूलांकुर है जो कि जड़ में बदल जाता है। इस तरीके से बीज से नया पौधा बन जाता है और पौधे में लैंगिक जनन की क्रिया पूरी संपन्न हो जाती है। तो ये तो हुआ बच्चों पौधों में लैंगिक जनन। अब हम पढ़ेंगे मानव में लैंगिक जनन। बच्चों मनुष्य में सुविकसित नर और मादा जनन होते हैं और यौवना आरंभ के समय एक उम्र ऐसी होती है जिसमें नर और मादा अंग परिपक्व होने लगते हैं और इसको हम कहते हैं लैंगिक परिपक्वता। नर में ये जो है 12 से 14 वर्ष की आयु में होने लगता है और मादा में ये थोड़ा जल्दी होता है, 10 से 12 वर्ष की आयु में ये आरंभ हो जाता है। जब ये लैंगिक परिपक्वता होने लगती है इसका मतलब नर में शुक्राणु और मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो गया है और वो दोनों जनन के लिए तैयार हैं। जब यौवना आरंभ होता है, यौवन काल, तब लड़के लड़कियों और किशोरावस्था जो है उसमें कुछ परिवर्तन हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले लड़कों में
लड़कों में शारीरिक परिवर्तन होता है, जैसे मूंछ और दाढ़ी का आना, आवाज का भारी होना, शरीर सुडौल और ताकतवर होना। लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन, वक्ष का विकसित होना, आवाज का महीन होना और ऋतुस्राव का प्रारंभ होना। कुछ लक्षण जो है लड़के और लड़कियों दोनों में एक जैसे होते हैं, समान परिवर्तन, जैसे कि त्वचा का तैलीय होना, मुहासे निकलना और जननांगों पर बाल आना। तो इस तरीके से यौवन काल आरंभ होने से ये आपके शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं। इसके बाद हम पहले लेंगे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र मनुष्य में नर जनन अंगों से मिलकर बना है। पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से अंग हैं, उनके नाम समझेंगे, फिर उसकी स्थिति समझेंगे और फिर उसके हम कार्य समझेंगे। सबसे पहले जो प्रमुख जनन अंग है वो है एक जोड़ी वृषण, वृषण कोश, शुक्र वाहिनियां, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग और शिशन। इसमें देखिए, इसकी अगर स्थिति हम देखें, सबसे नीचे देखिए एक जोड़ी वृषण पाया जाता है जो कि वृषण कोश में स्थित होता है। फिर इसमें से नलिकाएं निकलती हैं जिसको हम शुक्रवाहिनी कहते हैं, और ये शुक्रवाहिनी जो है शुक्राशय में जाके मिलती हैं। यहाँ पे एक ग्रंथि भी पाई जाती है नर में, इसको हम प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं, और इस तरीके से इसका भी तरल पदार्थ और इससे शुक्राणु जो है ये निकलकर यहाँ पे शिशन में पहुंचते हैं। अब हम इनका कार्य देखें। सबसे पहले वृषण का। वृषण जो है वो नर जनन अंग है और इसमें से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है जो शुक्राणुओं का निर्माण करता है। इसके बाद वृषण कोश। वृषण कोश में वृषण सुरक्षित रहता है। शुक्रवाहिनियां। शुक्रवाहिनियां जो वृषण में यहाँ पे शुक्राणु बन रहे हैं उनको यहाँ तक शुक्राशय तक स्थानांतरित करने का काम करती हैं और फिर उसको शिशन तक पहुंचाती हैं। शुक्राशय में शुक्राणुओं का पोषण होता है, इसको पोषण का एक माध्यम प्राप्त होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि में भी एक तरल पदार्थ होता है जो उसको गति के लिए माध्यम प्रदान करता है। तो इस तरीके से जो शुक्राणु है, जो नर युग्मक है, ये शुक्राणु जो है तरल पदार्थ के साथ जो दोनों शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकल रहे हैं मिलके बनाते हैं वीर्य। अंत में है ये मूत्र मार्ग और शिशन। शिशन में जो मूत्र और शुक्राणु के जो दोनों बाहर निकलने का जो रास्ता है वो नर में एक ही होता है। एक ही रास्ते से, एक ही मार्ग के द्वारा मूत्र और शुक्राणु बाहर निकलते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों नर जनन तंत्र। अब हम आते हैं मादा जनन अंग पे। मादा जनन तंत्र मादा जनन अंगों से मिलके बना है। इसमें भी हम पहले नाम समझेंगे, फिर स्थिति समझेंगे और फिर उसके कार्य समझेंगे। नर इसमें मादा जनन अंगों में पहला है अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी, तीसरा गर्भाशय है और चौथा है योनि द्वार या योनि। इसको देखिए चित्र में समझते हैं। इसमें भी एक जोड़ी जो है अंडाशय पाया जाता है, इसको ओवरीज कहते हैं, और यहाँ पे अंडवाहिका से जुड़ी होती है, इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये अंडवाहिका, ये थैलेनुमा संरचना गर्भाशय में जाकर खुलती है और फिर ये ग्रीवा है और ये सबसे नीचे योनि है। योनि से जो है शुक्राणु जो है वो मादा जनन अंगों में प्रवेश करते हैं। आइए अब हम इसका प्रत्येक का कार्य समझते हैं। अंडाशय में बच्चों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक दो हार्मोन पाए जाते हैं और ये अंड कोशिका का निर्माण करते हैं। अंड कोशिका यहाँ पे अंडाशय में बनते हैं और फिर ये अंड कोशिका जो है अंडवाहिका में चले जाते हैं, अंड कोशिका, और जो है इसके बाद अगर इसका निषेचन होता है तो गर्भाशय में भ्रूण को रोपित कर दिया जाता है। गर्भाशय में शिशु का विकास होता है और योनि जो है शुक्राणु का प्रवेश द्वार है जिससे शुक्राणु मादा जनन अंगों में प्रवेश करते हैं। तो इसमें जो मादा जनन तंत्र है इसमें अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये अंड कोशिका को स्थानांतरित करती गर्भाशय में, साथ ही यहीं पर निषेचन की क्रिया भी होती है। फर्टिलाइजेशन जो है वो अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब में ही मादा में होता है। अब बच्चों जैसे शुक्राणु जो है वो योनि द्वार से मादा जनन अंग में प्रवेश कर गए और अंड कोशिका के साथ निषेचन उन्होंने करा, तो निषेचन के बाद क्या होगा,
वीर में उपस्थित शुक्राणु योनि में प्रवेश कर अंडवाहिनी में निषेचन करते हैं, जो अभी आपको बताया था मैंने, और युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज गर्भाशय में रोपित हो जाता है। पहले युग्मनज का निर्माण हुआ, फिर वो गर्भाशय में रोपित हो गया, वहां पे विभाजित और विभेदित होता है, और अंत में किस में बदल जाता है युग्मनज? भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गर्भाशय में, वो है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा जो है एक विशेष प्रकार का ऊतक है जो गर्भाशय में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य जो है वो ये है कि ये माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण देता है। जो भ्रूण की जो वृद्धि होती है, जो विकास होता है, वो माँ के रक्त से ही प्राप्त करता है, वो प्लेसेंटा के माध्यम से किया जाता है। और अपशिष्ट पदार्थों का जो निवारण है, जो बेकार के पदार्थ हैं भ्रूण के द्वारा जो निकाले गए हैं, उनका भी वो निपटारा करता है। तो इस तरीके से प्लेसेंटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्भाशय में पाया जाता है, और ये बढ़ते हुए जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसके वो पूरा पोषण देता है। फिर बच्चों, गर्भकाल अंडे के निषेचन से लेकर जन्म तक के जो समय है, पूरा अंड कोशिका का निषेचन हुआ वीर्य से, और जो पूरा युग्मनज बना, युग्मनज से जो भ्रूण बना, फिर भ्रूण से पूर्ण विकसित जो शिशु बन गया, उसको हम कहते हैं उस समय को गर्भकाल, और इसकी अवधि लगभग 9 से 10 महीने तक होती है। तो बच्चों, ये आपने समझ लिया कि अंड कोशिका का जब निषेचन होता है वीर्य में उपस्थित शुक्राणुओं से, तो किस प्रकार युग्मनज बनता है, और उस युग्मनज को भ्रूण में परिवर्तित करने के लिए प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है। अब मान लीजिए ये अंड कोशिका निषेचित नहीं हुई, तब क्या होगा? इसमें देखिए, जब अंड का निषेचन नहीं हो पाता है तो गर्भाशय की भित्ति टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में क्षय हो जाती है। इसको हम कहते हैं ऋतुस्राव या रजोधर्म। हर महीने जो गर्भाशय है वो अपने को तैयार करता है कि हमें निषेचन के फलस्वरूप अंड कोशिका हमें जो है वो निषेचन अंड प्राप्त हो, और उसके लिए वो तैयार करता है, अपने को मांसल बनाता है, अपनी भित्ति को मोटा करता है। परंतु अगर ऐसा नहीं हो पाता है, निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती, अंड निषेचित नहीं हो पाता, तो वो परत बेकार हो जाती है, उसको वो धीमे धीमे क्षय कर देता है, और इसको हम कहते हैं ऋतुस्राव या रजोधर्म। इसमें लगभग पूरा 1 महीना लगता है, इसलिए इसको मासिक चक्र भी कहा जाता है, इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसको कहते हैं। इस चक्र को लगभग 1 महीने का समय लगता है, और 6 से 7 दिन तक ये चक्र, जो प्रक्रिया है ऋतुस्राव की, वो होती रहती है। 40 से 50 वर्ष की आयु पर जब उम्र बढ़ने लगती है, तब अंडाशय से अंड का निर्माण बंद हो जाता है, और इस स्थिति को हम कहते हैं रजनोवृत्ति या मेनोपॉज, जो कि 40 से 50 वर्ष की महिलाओं में होता है। अंड निर्माण की जो क्षमता है वो धीमे धीमे खत्म होने लगती है, क्योंकि हार्मोन भी धीमे धीमे कम होने लगते हैं। अब बच्चों, हम आते हैं जनन स्वास्थ्य पे। जनन स्वास्थ्य का मतलब है कि जनन से संबंधित सारे आयाम, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, उसका व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यौन जनित रोग। इसको एसटीडीज भी कहते हैं। एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसमें गोनोरिया और सिफिलिस हैं, जो कि जीवाणु के द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। और एड्स, HIV एड्स जो आप जानते होंगे, ये एक वायरस के द्वारा या विषाणु के द्वारा होता है, जिसको हम कहते हैं HIV वायरस। बच्चों, एड्स के बारे में आप जानते ही होंगे, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। और ये जो यौन जनित रोग हैं, ये यौन संपर्क से ही फैलते हैं। फिर इसके बाद है बच्चों परिवार नियोजन अथवा गर्भ निरोधन विधियां। हमारे देश की जनसंख्या बच्चों पता है आपको 130 करोड़ हो गई है, और जनसंख्या को सीमित रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से अनेक प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। तो अपने परिवार को सीमित रखने के लिए हमें कुछ विधियां अपनानी पड़ती हैं। इसमें कुछ पहली है अस्थायी विधियां, जिसमें पहला है लूप और कॉपर्टी, जो 5 साल के लिए महिलाएं अपने शरीर में लगा सकती हैं, इससे गर्भ धारण नहीं होता है। दूसरा है गर्भ निरोधक गोलियां, जो कि एक रसायन होते हैं गोलियों के रूप में,
जो हार्मोन को संतुलित करते हैं, हार्मोन में परिवर्तन करते हैं और अंड का निर्माण नहीं होता। इसमें आपने नाम सुना होगा माला डी। इसके बाद है यांत्रिक अवरोध, जिससे कि शुक्राणु और अंड का निषेचन ना हो पाए, उसमें अवरोध उत्पन्न हो। उसके लिए पुरुष द्वारा कंडोम इस्तेमाल होता है और महिलाओं द्वारा सर्वाइकल कैप का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी है स्थायी विधियां, इसमें पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी आती। बच्चों ये शल्य क्रिया द्वारा संपन्न होती है और पुरुष में शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु का स्थानांतरण ना हो पाए, और महिला नसबंदी में अंडवाहिनी को बांध दिया जाता है जिससे अंड कोशिका का स्थानांतरण ना हो पाए और गर्भधारण ना हो पाए। इसके बाद है बच्चों भ्रूण हत्या। हमारे देश में कुछ क्षेत्रों में भ्रूण हत्या होती है, विशेषकर कन्या भ्रूण हत्या होती है। उसको माँ के घर में ही उसको नष्ट कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण कानूनी अपराध है। लिंग की जांच करना कानूनी अपराध है, फिर भी कुछ लोग करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि एक स्वस्थ समाज के लिए पुरुष और स्त्री के जो अनुपात है उसमें संतुलन होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो इसलिए भ्रूण हत्या को हमें इनकरेज नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आपने आज पढ़ा कि लैंगिक जनन क्या होता है, उसका महत्व पढ़ा, और पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र क्या होते हैं, इसके बारे में आपने विस्तार से पढ़ा। आशा है आपको बच्चों ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं गृह कार्य के लिए आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ। पहला प्रश्न है लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। दूसरा है परागण निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। तीसरा शुक्राशय का क्या कार्य होता है नर जनन तंत्र में। चौथा है गर्भस्थ शिशु को पोषण कहाँ से प्राप्त होता है। और पांचवा है जनसंख्या नियंत्रण क्यों आवश्यक है, इसकी स्थायी व अस्थायी विधियां लिखिए।